नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के टॉप 50 प्रश्न की बात करेंगे बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। जो अभी तक के पेपर में पूछे गए पूरे प्रश्नों का निचोड़ रहेगा। यानी आपके जो है 2011 से लेके 2024 तक के पूछे गए प्रश्नों में ये टॉप 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जहाँ पे आपके 5 से लेके 10 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो एग्जाम के पहले गोल्डन वीडियो है, गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो क्या आप सभी लोग तैयार है ये टॉप 50 क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए? और सोचिए, आपका पेपर हो रहा था, इन 50 महत्वपूर्ण बाल विकास और पेडागॉजी के प्रश्न रहेंगे। 50 में से आप लोगों को कितना फीडबैक या कितने सही होते हैं? ठीक है, तो सभी लोगों को जो है ध्यानपूर्वक समझना है और सभी लोगों को जो है अच्छे तरीके से फीडबैक करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि उपलब्ध परीक्षण माप है। जो उपलब्ध परीक्षण होता है किसका माप कहलाता है? बुद्धि का, मानसिक योग्यता का, ज्ञान का या शारीरिक दक्षता का कहलाता है? तो उपलब्ध परीक्षण जो होता है या उपलब्ध परीक्षण का जो माप होता है वह कौन सा कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों साथियों ज्ञान का। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग अच्छे तरीके से समझते जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उपलब्ध परीक्षण स्कूल से विषय संबंधित अर्जित ज्ञान का परीक्षण होता है। और इस परीक्षण से शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि विद्यार्थी बालक बालिका ने कितनी उन्नति की है और विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त किया है। तो उपलब्ध परीक्षण की बात होती। सभी लोग समझ गए? आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, आवधिक परीक्षा या मासिक परीक्षा होती। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शंस दिए गए। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि परीक्षा का सबसे जो बेहतर तरीका होता है वह होता है मासिक परीक्षा लेना। मासिक टेस्ट आपने होते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि उपलब्ध परीक्षण के उद्देश्य में ही है। उपलब्ध परीक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं? अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने हेतु एक उचित और विश्वसनीय परीक्षण करना, छात्रों के मध्य भेद कर उनमें मेधावी, औसत एवं मंदबुद्धि छात्रों बालक बालिकाओं को चयन करना, छात्रों के मनोबल में वृद्धि करना, छात्रों की समस्याओं का पता लगाना, छात्रों की रुचि, अभिवृत्ति एवं उनकी क्षमताओं का पता लगाना। तो ये 5 आपके उद्देश्य हैं उपलब्ध परीक्षण के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए, जब कोई भी बच्चा फेल होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपसे बनना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया था, या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि व्यवस्था फेल हुई। 4 ऑप्शनों में से आप किसको चयन करेंगे? देखिए, जब बच्चा फेल हो जाता है इसका तात्पर्य यही होता है कि व्यवस्था फेल हुई। कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई की व्यवस्था हुई है, तरीके आपके फेल हुए हैं। ट्यूशन तो यहाँ से कोई कार्य नहीं होता है। ट्यूशन शब्द देखिए, समझिए, बालक बालिका में पढ़ने में अगर ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। ट्यूशन लेना मतलब अतिरिक्त खर्चा। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पेडागॉजी में क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। तो व्यवस्था फेल होना यहाँ पे कहला जाएगा। और ये पिछले एमपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न था, ये भी आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर में ये सारे पूछे गए प्रश्न भी आपके कंबाइंड किए गए हैं। अगला, परीक्षा में विद्यार्थी बालक बालिका से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? आपकी नियुक्त हो चुकी है, आप आप अध्यापक अध्यापिका बन चुके हैं, टीचर बन चुके हैं, तो परीक्षा में जो बालक बालिका होंगे, छात्र छात्राएं होंगे, उन्हें किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछना चाहिए? स्मृति और समझ पर आधारित, वस्तुनिष्ठ, समकक्ष, अनुप्रयोग आधारित, या केवल वस्तुनिष्ठ पूछना चाहिए? तो केवल शब्द तो निगेटिव ही माना जाता है पेडागॉजी में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा समक्ष एवं अनुप्रयोग आधारित जो है परीक्षा में विद्यार्थियों से संबंधित पूछना चाहिए, क्योंकि उसके समक्ष भी होना चाहिए सिलेबस के और कुछ अनुप्रयोग भी वहाँ पे होना चाहिए। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें पहचानना है, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, मुक्त उत्तर या सत्य सत्य वाला। सभी लोग बताइएगा। तो वस्तुनिष्ठ मतलब है, वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सही, A to Z जो चीज़ आप बोलेंगे वही उत्तर होगा।
तो कहीं ना कहीं सत्य सत्य, क्योंकि सत्य होगा तो सत्य करेंगे तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटने वाला, ना राइटिंग के कटेंगे ना स्किल के कटेंगे, ठीक है। तो वह कहलाता है वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ यहाँ पे सत्य सत्य हो जाएगा, जोड़ी मिलान वाला हो जाएगा, ठीक है, सही विकल्प हो जाएंगे, रिक्त स्थान हो जाएगा, ये सारे आपके, ठीक है, ये सारे आपके हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है दिया गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रिय 2022 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिएगा कि जब परीक्षार्थी बालक बालिका की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी कक्षा में परीक्षा विद्यार्थी जो शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या अधिक है, तो किस प्रकार के प्रश्न के द्वारा जो है उनका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। अति लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जब आपके कक्षा में परीक्षार्थी की संख्या अधिक हो तो इस प्रकार की कक्षा में जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है चयन करना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों का मूल्यांकन करना है तो निबंधात्मक में तो बहुत टाइम का इशू होगा, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं। अगला, एक अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण बताना है आपको। कोई भी अच्छी परीक्षा आपके लिए, आप भी परीक्षा देंगे, आप भी आने वाले सिलेक्शन के बाद एग्जाम में परीक्षा लेंगे, तो कोई अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण बताना है कि किसे हम अच्छी परीक्षा कह सकते हैं। तो वैधता को कह सकते हैं, व्यवहारिकता और मूल्यांकन, इन 3 महत्वपूर्ण गुण हैं जो अच्छी परीक्षा के कहला सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सभी लोग समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं है, यह मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न, 2019 से पूछा गया प्रश्न है कि परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं है। परीक्षण किस लिए किया जाता है, शिक्षण के लिए किया जाता है, ना कि शिक्षण के परीक्षण के लिए है। तो परीक्षण के लिए शिक्षण नहीं है, शिक्षण जो है परीक्षण के लिए जो किया जाता है वह शिक्षण के लिए किया जाता है। मतलब कोई हम शिक्षण कर रहे हैं तो उसका परीक्षण लेते हैं कि वाकई में जो शिक्षण किया गया है वो परीक्षण पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक ध्यान देना है। और यह मूल्यांकन जो लक्ष्य होता है वो आपकी किसका होता है, वह व्यापक लक्ष्य होता है, व्यापकता की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि कहलाएगी। सामूहिक, सामर्थ्य, व्यक्तित्व, प्रक्षेपण। फास्ट सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो बालक की रुचि का परीक्षण का मूल्यांकन जो है कौन सी विधि कहलाती है, वह व्यक्तित्व परीक्षा कहला जाएगी, क्योंकि सभी बालकों की रुचि एक समान नहीं होती है, ठीक है। साक्षात्कार विधि जो अक्सर पूछी जाती है आपके, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण को भी हम साक्षात्कार विधि भी कहते हैं, ये ध्यान रखें आप। व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व विधि को ही साक्षात्कार विधि बोला जाता है। साक्षात्कार के द्वारा छात्रों की रुचि में वृद्धि और मनोवृत्ति में परिवर्तन का ज्ञान होता है। साक्षात्कार छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं की परीक्षण में विशेष सहायता पहुंचाता है और साक्षात्कार मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। तो साक्षात्कार क्या है, मूल्यांकन का एक साधन है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो साक्षात्कार मूल्यांकन के साधन में आ जाएगा। अगला ब्लूप्रिंट क्या है, और सभी लोगों को पता है ब्लूप्रिंट एक ऐसा टॉपिक जहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनता ही बनता है। तो ब्लूप्रिंट यहाँ पे क्या होता है, प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट आप लोग जानते होंगे कि अक्सर एग्जाम में 10th 12th में ब्लूप्रिंट आने लगते हैं। जो भी अपने राइटर होते हैं जो उनके अपने ख़रीदने के लिए, लुभावने के लिए आते हैं कि हमारे जो राइटर के हैं, पब्लिकेशन हैं, उनकी बुक लें, बच्चे पढ़ें, तो ब्लूप्रिंट आता है। ब्लूप्रिंट मतलब होता है कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र बनेगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, मतलब प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है ब्लूप्रिंट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित होता है। दृश्य से अदृश्य, आसान से कठिन, ज्ञात से अज्ञात या मूर्त से अमूर्त की ओर। सभी लोग बताइएगा। तो कक्षा में जो प्रस्तावना प्रश्न पूछना, अगर प्रस्तावना प्रश्न पूछा जा रहा है तो शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित हो जाता है। तो प्रस्तावना पूछना मतलब सभी लोग जानते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रस्तावना मतलब सभी लोग जानते हैं, प्रस्तावना क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे ऐसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन यानी वही प्रस्तावना होता है। तो जब हम शुरू में लिखते हैं मतलब उससे जानकारी लिखा जाता है, इससे रिलेटेड होगा, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ ज्ञात होती है उसको लिखना है, फिर इसके बाद चलना है। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करता है। प्रस्तावना मतलब पूर्व की जानकारी, उससे रिलेटेड बताना। अगला है बहुबुद्ध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता
जो बहुबुद्धि सिद्धांत उसको वैध क्यों नहीं माना जा सकता है? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल आपके अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या कह सकते हैं कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं बहुबुद्ध जो सिद्धांत है, अक्सर बहुबुद्ध से प्रश्न आना ही आना है, 2 नंबर का, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुबुद्ध का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बुद्ध के टॉपिक से भी हम अगला वीडियो लेके आएंगे टॉप क्वेश्चनों को लेके। तो वो बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, इसलिए माना नहीं जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न कि मौखिक मूल्यांकन द्वारा किस उद्देश्य की जांच करना संभव नहीं है। जो मूल्यांकन के भी प्रकार होते हैं, तो अगर मौखिक मूल्यांकन किया जाता है तो मौखिक मूल्यांकन में किस उद्देश्य की जांच करना संभव नहीं। यानी आपके लिए जानना जरूरी कि मौखिक मूल्यांकन में ज्ञान के उद्देश्य की जांच कर पाएंगे, अवबोधन कर पाएंगे, ज्ञान उपयोग की कर पाएंगे, लेकिन कौशल की नहीं कर पाएंगे। तो मौखिक मूल्यांकन में कौशल नहीं होगा, क्योंकि मुख के द्वारा कोई कौशल नहीं होता। बोलना कोई एक कौशल होता है, लेकिन कौशल क्रिएटिविटी की बोला गया है। तो मौखिक मूल्यांकन में कौशल उद्देश्य की जांच संभव नहीं हो पाती, इसलिए कौशल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, ये तीनों निबंधात्मक प्रश्न कहलाएंगे। लेकिन सरल प्रत्यय स्मरण करना, तो प्रत्यय स्मरण करने मतलब पुनः स्मरण की बात हो रही है, वो भी सरल कर रहे हैं, तो ये आपका निबंधात्मक प्रश्न नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि प्रश्नों का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अव्यक्त के अवसर नहीं मिलता है। नेगेटिव वाले ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये बता देते हैं आपके 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्नों का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अव्यक्त को अवसर ना मिले, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तात्मक, निबंधात्मक, अति लघुत्तरात्मक। तो आप सभी लोग समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे अलग प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ अलग दिया गया है, लेकिन प्रश्नों को वह इसमें स्वतंत्र अव्यक्त को अवसर नहीं मिलता है। स्वतंत्र अव्यक्त, ये ध्यान दीजिएगा। तो वस्तुनिष्ठ में कोई स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि जो आंसर होगा वो आपको लिखना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होती, अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय लिया? डेविड वेसलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात की जाती है। सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जिसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय लिया वह कहलाते हैं अल्फ्रेड बिने जी। जी हाँ, बिने वे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया। उनको बुद्धि के मापन का क्षेत्र का जन्मदाता भी माना जाता है, बिने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर दबाव। अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वाला हमें, ठीक है, ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो वह कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करें। तो सकारात्मक पूर्ण से अनुत्तीर्ण हो जाने का भय नहीं होगा, प्रतियोगिता में भी सकारात्मक प्रकार, माता पिता की ओर दबाव शब्द भी नहीं होगा। तो 2 बनते हैं, प्रतियोगिता या अर्थपूर्ण का संबंध। 2 आपके ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं जो होना चाहिए। तो वह कारक पूछा गया है, तो प्रतियोगिता कोई कारक नहीं होता है, तो यहाँ पे अर्थपूर्ण संबंध हो जाएगा। तो अर्थपूर्ण संबंध कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है, अर्थपूर्ण संबंध। 3rd ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इनमें से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन या पाठ संशोधन। सभी लोग बताइएगा। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में जिस घटक पर बल दिया जाता है वह घटक आपको बताना है, और वह घटक कौन सा है? वह दोस्तों पोषण। जी हाँ, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में पोषण घटक पर बल दिया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये आपके MP टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी को समझना है कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या कौशल विकास। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम, तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम ही होता है कौशल का विकास।
भाई हमारी क्षमता का विकास हो रहा है, यानी हमारे अंदर जो कौशल हो रहे हैं उनका विकास हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कौशल का विकास हो जाएगा। तो शारीरिक नहीं कर देना कि क्षमता कोई शारीरिक नहीं होता कि मेरी इतनी ताकत हो गई, मेरी इतनी क्षमता हो गई, नहीं, कौशल से संबंधित होगा। आपको थोड़ा शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के लेवल पे सोचना है। आप किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? ये भी सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। पाठचर्या, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। ये लगभग रीट में भी आया है, एमपी टेट में भी आया है, सी टेट में भी आया है और केबीएस में भी यह प्रश्न आया हुआ है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया? बाल केंद्रित बना दिया है। ठीक, तो बाल केंद्रित आपको ये ध्यान देना है। काफ़ी सरल प्रश्न आपसे बन भी गया होगा। अगला, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था 3 ऐसे टॉपिक है जहाँ से 5 से लेके 8 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है इन तीनों अवस्थाओं को। तो किशोरावस्था का क्या लक्षण नहीं होता है? तो लक्षण सभी का बनना चाहिए। तो हम सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, अस्थिरता की समस्या आती है, संवेगात्मक समस्याएं आती हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिरता नहीं होती, क्योंकि किशोरावस्था भूलने भटकने की अवस्था है, इसमें व्यवहार में अस्थिरता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन, व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न और भी प्यारा सा प्रश्न है, इस संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक, आत्मनिरीक्षण और निरीक्षण विधि, इन चारों में से वस्तुनिष्ठ विधि कौन नहीं है? तो हमें जानना जरूरी कि वस्तुनिष्ठ विधियाँ होती कौन कौन है। तो वस्तुनिष्ठ विधियाँ प्रयोगात्मक होगी, उपचारात्मक होगी और निरीक्षण हो जाएगी। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण विधि जो होती है वह आपके यहाँ पे मनोविज्ञान के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ विधि नहीं होती। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, जो संवेद होता है वह सामान्यतः क्या सुख देता है? करुणा, एकाकीपन, भूख या आत्म अभिमान। तो संवेग जो होता है वह सामान्यतः कहाँ पे सुख देता है? आत्माभिमान, आत्माभिमान। डी ऑप्शन इधर, फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त का स्थायी भाव आदर, निवास स्थान, पशु या क्रोध हो जाएगा। अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर, सभी लोग जानते होंगे, ये शिक्षण सूत्र जो आधारित होता है। तो अमूर्त का स्थायी भाव होता है आदर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण होगा? ये अक्सर आता है, ध्यान रखिए। इस प्रकार के आपके कथन रिलेटेड, उद्देश्य रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। यहीं पर आपकी एबिलिटी चेक होती है, आपकी बुद्धिमत्ता सामने आती है, आपके माइंड की मेमोरी में जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन आपने किया है वही आपका चेक होता है। तो किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना, सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय होगा, व्यक्तिगत होगा, सहानुभूत होगा। अब ये डिपेंड करता है कि किस उपलक्ष्य पे आप कर रहे हैं। अगर दुखी व्यक्ति को सहानुभूत अगर शब्द कह रहे हैं तो वह निष्क्रिय सहानुभूत कहलाती है, याद रखिए। बहुत से लोग सक्रिय कर लेते हैं, क्योंकि दुखी व्यक्ति को अगर सहानुभूति दे रहे, अगर यहीं पे सुखी व्यक्ति को सहानुभूति देते तो वो फिर आपका सक्रिय हो जाता। किसको आप सहानुभूति दे रहे हैं ये डिपेंड करता है पेडागोजी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की एक विशेषता और भी आ चुकी है। तो हम सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, समूह का महत्व होता है, लेकिन तीव्र संयोजन नहीं होता, क्योंकि भूलने भटकने की अवस्था में संयोजन तीव्र नहीं कर पाता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही। लगभग आधे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आधे क्वेश्चन और करेंगे और इस इम्पॉर्टेंट सेशन को कंप्लीट करेंगे। अगला सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो स्टेटमेंट सभी लोगों को पता है कि स्टेटमेंट या कथन जो होते हैं, ठीक है, वह आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक सभी को समझना है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह आपके वुडवर्थ महोदय जी ने कहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इनमें से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थार्डाइक का नियम है? तो थार्डाइक के नियम से एक प्रश्न आना ही है। तो थार्डाइक का नियम हमने पढ़ा है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम पढ़ा है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि अनुदेशन प्रणाली का उपागम क्या होता है? तो अनुदेशन प्रणाली का उपागम मतलब किस पर होता है? समस्या पर केंद्रित होता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण क्या होता है। तो समूह विधियों द्वारा वाद विवाद विधि होती, कार्यशाला भी होती, विचार गोष्ठी भी होती, क्योंकि ये चीज़ें समूह में ही की जाती है, किसी अकेले आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये सभी विधियाँ जो हैं समूह विधियों द्वारा सीखने के एग्जाम्पल्स हैं। अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से कौन सा कारक होगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक मतलब हमारे आसपास, मतलब सामाजिक परिवेश। तो परिवेश यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड हो जाता है, परिवेश मतलब आसपास ही हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा ट्रिक समझना है, शब्दों को समझना है, तभी एग्जाम फतेह कर पाएंगे। कई चीज़ें होती हैं, कितना आप रट लें कितना पढ़ लें, जब आप तक ट्रिकी ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। अगला, निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी हो जाएगा। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण पूछा जा रहा है। जो बच्चा, बालक बालिका मानसिक रूप से हो तो वह सहनशीलता भी होगा, उसमें आत्मविश्वास भी होगी और संवेगात्मक परिपक्वता भी होगी, अर्थात ये सभी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सभी को कमेंट करना है, सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना। प्रश्न है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो जो परस्पर संवाद होता है तो कहीं ना कहीं उसमें संवाद में जो विचार होते हैं वो उभर कर आते हैं, तो विचार वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है कि किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता को क्या कहते हैं। जब कोई कार्य किया जाता है उसकी जो विशिष्ट योग्यता होती है उसको क्या कहते हैं। अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, अभियोग्यता या अभिवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता को ही अभियोग्यता कहते हैं। अगला, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या होती है। और मैंने देखा प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड जरूर पूछा गया, हर पेपर में आया। तो कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या होती है। गति भी होती है, संभरण भी होती है, परिशुद्धता भी होती है, अर्थात ये सभी हो जाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इस बार 101% एग्जाम फतेह होगा, ध्यानपूर्वक समझना है। और जिनको हमारी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे तो टॉपर नोट्स किस प्रकार के कैसे प्राप्त होगी पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास जो संबंधित होते हैं वह किससे होते हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास मतलब किससे हो जाते हैं, व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न है साथियों कि मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दाएं से बाएं, पैर से सिर, बाईं से दाईं, सिर से पैर। तो अक्सर ये पूछे जाने वाला है और सभी लोग जानते हैं मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार किसी बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ ही होता है। ठीक है, तो अब तो लगभग सभी लोग जानते हैं। पहले जो लेवल था स्टडी का बहुत ही कम था, क्योंकि पहले यूट्यूब में इतनी क्लासेज नहीं होती थी। ठीक है, बुक से केवल सभी लोग पढ़ते थे और जो ट्यूशन कोचिंग होती तो बहुत ही हायर लेवल की होती, यानी कि उनका फ़ीस बहुत ज़्यादा होता था। तो वो कहीं ना कहीं स्टडी का लेवल बहुत ही हाई हुआ है और सभी तक जो है पहुंच रहा है। ये सभी आप लोगों का सहयोग या टीटी फैमिली के द्वारा ही हो रहा है। तो इस सभी मेरे टीटी फैमिली के जो परिवार हैं, आप मेंबर्स हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बहुत अच्छी हो रही हैं। अगला, निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि समस्या समाधान को क्या क्या बाधित कर सकती है। अंतर्दृष्टि कर सकती है, मानसिक प्रारूपता कर सकती है, निर्धारण कर सकती है। मोर्चाबंदी का समस्या समाधान से कोई नहीं कर सकता या इसका संबंध ही नहीं है। अगला, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है और आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए ना, इन ऑप्शनों से 5 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, वयस्कावस्था। जो टॉपिक दिए ना, टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। लेकिन समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाना तो वह बाल्यावस्था में होता है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था में होता है। पहले अवस्थाएं पूछी जाती थी। जी हाँ, पहले इतना लेवल पहले था, 2014 के पहले अवस्थाएं पूछी जाती, अवस्थाओं के एज। लेकिन अब बहुत ही लेवल हाई होगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं, इतना पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो कोहल वर्ग हमने प्राक रूढ़ पढ़ा, रूढ़गत पढ़ा, पश्चात रूढ़गत पढ़ा, लेकिन संवेदिक प्रेरक नहीं पढ़ा, क्योंकि संवेदिक प्रेरक किसका है, जीन पियाजे जी का। तो ये चीज़ें आपको समझना है और ये चीज़ें अक्सर जो पढ़ा हुआ होता है उसी में गलती होती है, जल्दबाजी कर देते हैं, अरे ये तो हम जानते हैं, और यही जल्दबाजी में गलती हो जाता है। अगला, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है।
तो विद्यालय, परिवार, समुदाय, इन तीनों पर पड़ता है। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है, विद्यालय, अगर विद्यालय अच्छा होगा तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो होगा, समुदाय जहाँ रह रहा है, समाज में, मोहल्ला में, उसका भी मानसिक स्वास्थ्य इन सभी पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं बच्चे का वातावरण बेस्ट देना चाहिए। जितना आप बच्चे छोटे में वातावरण बेस्ट देंगे, बच्चा उतना ही बेस्ट आपका होगा। इनमें से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं कहलाता? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला और संप्रेषण का उद्देश्य, ये तीनों तत्व जो हैं संप्रेषण के तत्व हैं। लेकिन संप्रेषण का नियोजन करना, तो नियोजन कोई तत्व नहीं होता है। ठीक है, ये सभी लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? ये आपके प्रीवियस ईयर 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो जिस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। अब आपके प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है। कैसे उत्तर दिया गया है? बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो। तो बालक कहीं ना कहीं परामर्श कब समझता है? तो वह आपके किशोरावस्था में ही समझेगा, 12 से लेकर 18 अवस्था की अवस्था में, क्योंकि यही अवस्था जहाँ पे परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिएगा। अगला कि अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं अभिक्रमित अधिगम के मॉडल के जनक आशुबेल, जीन पियाजे जी, प्रोफेसर हल या स्किनर कौन हो जाएंगे? सभी बताइएगा। तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक और कोई नहीं, आपके स्किनर मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा। जी हाँ, अभिक्रमित अन्वेषण के जनक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक BF स्किनर है। स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और प्रयोगों द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रयत्न तथा सफलता प्राप्त करने से सीखने वाले को प्रोत्साहन मिलता है और वह सीखने में बराबर रुचि लेता है। तो प्रयत्न और सफलता प्राप्त करने में, ये ध्यान रखिएगा। तो अभिक्रमित अन्वेषण मतलब BF स्किनर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? और नहीं वाले ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम कंबाइंड किए हैं। देखिए, कौन से शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं, यानी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता क्या होती है? सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए, ज्ञान में संरचना होनी चाहिए, पुष्टिकरण होना चाहिए, क्रमशीलता का भाव, यह शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं। अगला है कि पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होगी? अब किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पूछी गई। किशोरावस्था मतलब सभी लोग जानते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था, और 12 से लेकर 18 वर्ष तक अवस्था में जीन पियाजे जी की हमारी जो चतुर्थ फोर्थ अवस्था वह आ जाती है अमूर्त या औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था जो कहलाती है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन स्टेटमेंट किसका है? तो स्टेटमेंट कथन 2-3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, सभी लोग जानते हैं। तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर कर। कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये संभावित प्रश्न है, तो सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसमें। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर, पीटर या सेलावे को जाता है? तो संवेगात्मक बुद्धि का लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन भी आपके गोलमैन ने ही किया है। अगला, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? देखिए, आकस्मिक सिद्धांत याद रखिएगा, और किशोरावस्था के, तो किशोरावस्था में आकस्मिक विकास का सिद्धांत आपके 1904 में स्टैनले हॉल ने दिया। तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल ने दिया। कब दिया? 1904 में दिया। किसका? किशोरावस्था के। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का साथ साथ चलते हैं, यह कथन है हॉल का, स्किनर का, क्रो का या स्ट्रैंग का कथन हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका हो जाएगा? तो सा से सामाजिक, सा से संवेगिक, मतलब सा की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी क्रो और क्रो का की पुनरावृत्ति होगी, अर्थात थर्ड ऑप्शन। यानी सामाजिक और संवेगात्मक विकास का साथ साथ चलते हैं, कथन क्रोयम क्रो का हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। टॉप 50 क्वेश्चन हमने किया है बाल विकास का, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न का कंबाइंड था। आई होप 5 से 8 नंबर अवश्य आपके पक्के होंगे, इन्हीं से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ये ध्यान देना है।
सभी लोग बाकी सभी प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और इस बार 101% एग्ज़ाम को फतह कीजिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।